वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एसी सर्किट ये यूनिट का हम एक प्रॉब्लम स्टडी करेंगे और आज ये एसी सर्किट का लेक्चर नंबर 59 है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है एन इम्पीडेंस ऑफ 6 + j8 ओहम इज in parallel with another impedance of 3 - j4 ohm is connected across a voltage V equal to 141.4 sin 157t for 6 hours. Find first energy consumed, second 2 branch currents, third total current and its power factor. तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेज का यूज करेंगे जो हमने एसी सर्किट के 7th लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने हमारा एसी सर्किट का 7th लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। सभी फार्मूलेज लेके आप वहां से अपने नोटपैड में जरूर से लिखिए। सभी सिंगल फेज एसी सर्किट के प्रॉब्लम हम वही फार्मूलेज से सॉल्व करते हैं। तो चलो हम ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन डाटा लिखना है, देन आफ्टर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे कोई भी टाइप का डायग्राम दिया हुआ नहीं है। सर्किट डायग्राम अगर आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ नहीं किए तो भी चलता है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है, फिर भी हम आपको डायग्राम भी यहां ड्रॉ करा के बताएंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो गिवन क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पे दो इंपीडेंसेस दिए हैं। पहला इंपीडेंस है 6 + j8 ओहम का और दूसरा इंपीडेंस है 3 - j4 ओहम का, और ये दोनों इंपीडेंसेस पैरेलल में है। तो हम यहाँ पे दोनों इंपीडेंसेस के बारे में मेंशन करेंगे, Z1 और Z2। पहला इंपीडेंस को Z1 कहेंगे, दूसरे इंपीडेंस को Z2 कहेंगे। So Z1 is there, that is 6 + j8 ओहम, ये पहला इंपीडेंस, एंड Z2 that is सेकंड इंपीडेंस 3 - j4 ओहम। देखो पहला इंपीडेंस 6 प्लस है, इसका मतलब पहला जो इंपीडेंस है उसमें RL सर्किट है, और दूसरा इंपीडेंस 3 माइनस, इसका मतलब वहां पे RC सर्किट है। ठीक है, अगर डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना हो तो आप डायग्राम दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। दो तरह से कैसे, देखो पहला डायग्राम आप ऐसा बना सकते हैं जिसमें आपने Z1 ले लिए और ये उसके पैरेलल में Z2 ले लिए। आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। ये देखिए, ये एक सर्किट डायग्राम ऐसा बना सकते हैं और इसको कनेक्ट करेंगे अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस द सोर्स। ये देखिए, ये पहला सर्किट डायग्राम ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा बना दो जिसमें Z1 Z2 पैरेलल में है अक्रॉस द वोल्टेज, या तो दूसरा सर्किट आप ऐसा बना सकते हैं जिसमें हमने कहा था आपको कि Z1 में प्लस है, इट मींस वो RL सर्किट है। तो आप सर्किट ऐसा बना सकते हैं जिसमें R और L सीरीज में लगा दो, और इसके पैरेलल में Z2 जिसमें R और C पैरेलल, यहाँ पे ये देखो RC रहेगा। ये देखिए, इस तरह से सर्किट आप बना सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक सर्किट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सर्किट के ऊपर कोई स्पेशल मार्क्स नहीं है, सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है। देखो आप अगर चाहे तो ऐसा सर्किट बना सकते हैं। ये देखो, इसमें आप ये ऐसा लिखना, ये देखिए, और कनेक्टेड अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज। ये देखिए, ऐसा सर्किट भी आप बना सकते हैं। दोनों सर्किट में बस डिफरेंस यही है, यहाँ पे Z1 Z2 हमने एक ब्लॉक में Z1 Z2 लिख दिया, जबकि Z1 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ RL सर्किट, इसलिए हमने यहाँ पे R और L अलग निकाल दिए। देखो ये R 6 ओहम और ये XL दैट इज J8 ओहम जो यहाँ पे दिए है। देखो 6 और J8 है ना, मतलब एक R है एक XL है। ठीक है, और यहाँ पे 3 - j4 मतलब ये RC सर्किट है जिसमें ये R है और ये XC है। देखो ये R और ये XC, ठीक है, ये RL सर्किट ये RC सर्किट दोनों पैरेलल में अक्रॉस द वोल्टेज। अब अक्रॉस द वोल्टेज क्या है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वोल्टेज V इक्वल टू, देखो वोल्टेज का इक्वेशन दिया है, तो वोल्टेज का इक्वेशन हम यहां लिख लेंगे 141.4 साइन ऑफ 157t। ठीक है, वोल्टेज का इक्वेशन दिया है। ओके, आगे लिखा है फॉर 6 आवर। अब यहाँ पे टाइम दिया है, ठीक है, टाइम दिया है तो हम यहां लिख लेंगे टाइम t। टाइम t क्या है, 6 आवर। ओके, तो ये हो गया जो अभी तक हमने गिवन डाटा लिख लिए। अब क्वेश्चन में जो दिया था वो हमने यहां लिख लिए। अब इसके बाद जो फाइंड आउट करना है उसकी लिस्ट अलग बनाओ। टू फाइंड, क्या क्या फाइंड आउट करना है, जो गिवन है उसकी लिस्ट हमने बना दी। अब टू फाइंड मतलब क्या फाइंड आउट करना है उसकी लिस्ट अलग बनाएंगे। तो यहां पे लिखा है सबसे पहले एनर्जी कंज्यूम्ड, आपको एनर्जी कंज्यूम्ड फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी E फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, आप एनर्जी, चलो हम यहाँ पे E पूरा लिख लेते हैं, एनर्जी ऐसा लिखते हैं, नहीं तो कई स्टूडेंट्स को लगेगा E यानी EMF तो नहीं है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी फाइंड आउट करना है। और सेकंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड में लिखा है 2 ब्रांच करंट्स। अब जाहिर सी बात है ये दोनों
पैरेलल में है ना, दो इंपेडेंसेस अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में दोनों में से अलग अलग करंट फ्लो होगा, तो दोनों ब्रांचेस का करंट I1 I2 आपको फाइंड आउट करना है। टू ब्रांच करंट्स यानी I1 एंड I2, टू ब्रांच करंट्स यानी I1 I2 वो फाइंड आउट करना है। ये सेकंड बिट रहेगा। और थर्ड बिट में क्या फाइंड आउट करना है? थर्ड बिट में बोला है टोटल करंट यानी I एंड इट्स पावर फैक्टर। टोटल करंट यानी I फाइंड आउट करो, हम इसको IT कहेंगे, चलेगा IT कहेंगे तो भी, और पावर फैक्टर यानी cos फाई। तो ये देखिए फाइनली टू फाइंड के लिस्ट हमने बना लिए हैं, जो यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कहा था उसके थ्रू हमने ऐसा लिस्ट बना लिए। ठीक है, ये गिवन डाटा और ये टू फाइंड। सर्किट क्या बनेगा वो भी हमने आपको बता दिए, चाहे तो ऐसा बनाओ चाहे तो ऐसा बनाओ। फाइनली गिवन डाटा सर्किट पूरा हमने बता दिए। चलो अब फाइनली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। समझ में आया यहां तक आपको? ओके, अब सॉल्व करना अगर आपको स्टार्ट करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो दोनों में से कोई भी एक स्टेज कोई भी एक सर्किट यहां पे रखना है, तो हम एक काम करते हैं, दूसरा सर्किट हम यहां पे रखते हैं, क्योंकि यहां पे हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि RL कहां पे है, RC कहां पे है, इसलिए दूसरा वाला सर्किट रखते हैं। कोई भी सर्किट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट कहां से करना, देखो स्टार्ट बताते हैं आपको कि किस तरह से स्टार्ट करना, सॉल्यूशन पहले क्या करना बाद में क्या करना वो हम आपको पूरा बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम्ड फाइंड आउट करना है। अब एनर्जी कंज्यूम्ड के लिए आपको एनर्जी का फार्मूला पता होना चाहिए, तो एनर्जी को E से शो करेंगे और एनर्जी का फार्मूला रहेगा पावर इंटू टाइम। फार्मूला क्या रहेगा? अगर आपको फार्मूला नहीं पता तुरंत अपने नोटपैड में लिख के रखो। एनर्जी का फार्मूला पावर इंटू टाइम। टाइम तो दिया है 6 आवर, लेकिन पावर पता है क्या? नहीं। तो पावर पहले फाइंड आउट करो। तो पावर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला पावर कौन सा? तो पावर रहेगा एक्टिव पावर। अब पावर फाइंड आउट करने का फार्मूला है मॉड ऑफ V मॉड ऑफ I इंटू कॉस फाई। ये फार्मूले से आप पावर P निकाल सकते हैं। वैसे पावर निकालने का एक और फार्मूला हो सकता है, जैसे I स्क्वायर R। पावर के लिए आप I स्क्वायर R ये फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। उसके थ्रू भी सेम आंसर आएगा, इसके थ्रू भी सेम आंसर आएगा। तो फिलहाल हम ये VI cos फाई इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, मॉड ऑफ V मॉड ऑफ I मतलब V का मैग्नीट्यूड, I का मैग्नीट्यूड एंड cos फाई। ठीक है, तो ये फार्मूले से पावर मिलेगा। पावर फाइंड आउट करना अगर है तो वोल्टेज पता है हमें, यहां पे वोल्टेज दिया है, और करंट हमें नहीं पता, तो करंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला रहेगा, करंट फाइंड आउट करने का फार्मूला है V/Z। अब ये टोटल करंट फाइंड आउट करने की बात हो रही है। टोटल करंट फाइंड आउट करो, टोटल वोल्टेज बाय टोटल इंपेडेंस से। टोटल वोल्टेज बाय टोटल इंपेडेंस करो, टोटल करंट मिलेगा। वो टोटल करंट यहां पे पुट करो तो पावर मिलेगा, वो पावर यहां पे पुट करो तो एनर्जी मिलेगी। इस तरह से पहला बिट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहले बिट के साथ साथ तीसरा बिट टोटल करंट फाइंड आउट करना भी इसी में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली आप टोटल करंट ही फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, बस ये टू ब्रांच करंट्स वाला स्टेज आपको अलग करना है। ठीक है, तो फिलहाल हमने ये आपको इनिशियल चीजें बता दी है, लेकिन अब इसमें देखो ये प्रॉब्लम को इसी तरह से सॉल्व करना है ये जरूरी नहीं है, आप इसको अलग अलग वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके अनेक हो सकते हैं, लेकिन आंसर एक ही आता है। देखो हम आपको दूसरा तरीका भी बताते हैं कि कैसे। अभी यहाँ पे हमने करंट फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला बताया। ये टोटल करंट फाइंड आउट करने का फार्मूला है। टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल इंपेडेंस। टोटल इंपेडेंस हमारे पास है क्या? नहीं है। टोटल इंपेडेंस हमें निकालना पड़ेगा। टोटल इंपेडेंस यहाँ पे तो इंपेडेंस Z1 Z2 है, टोटल इंपेडेंस नहीं है। तो टोटल इंपेडेंस के लिए आपको अलग से फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे टोटल इंपेडेंस आपको अगर निकालना है तो Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 ये फार्मूले से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि दो रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में होते हैं, दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है तो दोनों को सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। उसी तरह से दो इंपेडेंसेस पैरेलल में है तो इनको दोनों को सॉल्व करके पैरेलली सॉल्व करके टोटल इंपेडेंस फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला ये रहेगा Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको टोटल इंपेडेंस मिलेगा, तब जाके आप वो वहां पे पुट करोगे। तो काफी सारे चीजें हैं इसमें, लेकिन अब देखो इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए एक और तरीका बताते हैं। आपको टोटल इंपेडेंस निकालने की जरूरत नहीं है, बिना टोटल इंपेडेंस के भी आप टोटल करंट निकाल सकते हैं। कैसे? सुनो, अभी ये हमने आपको एक तरीका बता दिया टोटल करंट के लिए टोटल इंपेडेंस निकालने का, एक तरीका हो गया। अब देखो दूसरा तरीका, जरा ध्यान से देखो। अगर आपको टोटल करंट निकालना है तो आप टोटल करंट ये फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। टोटल करंट इक्वल टू I1 प्लस I2।
कैसे? क्योंकि सिंपल सी बात है, अभी हमने आपको क्या कहा था कि ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है। अगर ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है, इसका मतलब ये है कि जो टोटल करंट यहां से फ्लो हो रहा है, देखो ये टोटल करंट फ्लो हो रहा है, ये टोटल करंट जब यहां से फ्लो होकर यहां पे आएगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखो ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट ऊपर की ब्रांच में से गया उसको बोलो I1, कुछ करंट नीचे के ब्रांच में से गया उसको बोलो I2। अगर आप I1 I2 को ऐड करोगे तो आपको टोटल करंट मिल जाएगा। टोटल करंट यहां पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ I1 I2 में, अगर आपने I1 I2 को ऐड किए तो टोटल करंट मिलना तय है। इसका मतलब टोटल करंट निकालने के दो तरीके हो गए। टोटल करंट या तो आप ये फार्मूले से निकालो, ये फार्मूले से भी आप टोटल करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, टोटल करंट आप इससे भी निकाल सकते हैं, करंट I इक्वल टू V/Z से। टोटल करंट आप इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों के थ्रू सेम आंसर मिलेगा, कंफर्म, दोनों के थ्रू सेम आंसर मिला। अब आप कहोगे कि सर बताइए फाइनल कौन सा करें, इससे निकाले या इससे निकाले? तो हमारे हिसाब से इससे निकालो, ये फार्मूले से टोटल करंट निकालो, ये फार्मूले से टोटल करंट मत निकालो। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि अगर आप ये फार्मूले से टोटल करंट निकालते हैं तो आपको I1 भी मिलेगा, I2 भी मिलेगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ I1 I2 फाइंड आउट करने के लिए कहाँ है, यहाँ लिखा है टू ब्रांच करंट्स यानी I1 I2 निकालो। तो अगर आप ये फार्मूले से निकालते हैं तो आपको I1 निकालना पड़ेगा जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है, आपको I2 निकालना पड़ेगा जो कि फाइंड आउट करने के लिए कहा है, फिर इनको ऐड करके टोटल करंट I मिल जाएगा जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ठीक है। मतलब जो कुछ भी क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो इसके थ्रू सॉल्व हो रहा है, और एक बार टोटल करंट मिल गया तो उसके थ्रू टोटल पावर मिल जाएगा। टोटल पावर मिल गया तो पावर से आपको एनर्जी भी मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका यूज हम क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका यूज हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ टोटल इंपीडेंस फाइंड आउट करने के लिए अलग सा एक फार्मूला यूज करना पड़ रहा है, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ेगा आपका, क्योंकि Z1 Z2 का कैलकुलेशन Z1 Z2 पैरेलल में है, तो उनको पैरेलली सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स मोड ऑन करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स मोड में आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो कि गलत होने के चांसेस भी हो सकते हैं। टोटल इंपीडेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा है क्या? नहीं। टोटल इंपीडेंस से करंट निकालना जरूरी है क्या? नहीं। आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं और इसके थ्रू निकालना आसान रहेगा, इसलिए हम इसके थ्रू निकालेंगे। टोटल इंपीडेंस के थ्रू निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है। आप इसके थ्रू आराम से निकालो, टोटल करंट आपका पूरा काम हो जाएगा। तो चलो फाइनली समझ गए, हमने सब चीजें यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दिए कि किस तरह से हमें चलना है। तो फाइनली हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिए हैं कि हमें ये फार्मूले से ही टोटल करंट निकालना है, और अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। अब देखो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है वोल्टेज की इक्वेशन कंपेयर करना, क्योंकि देखो हमने कहा था वोल्टेज की इक्वेशन तो दी है, लेकिन ये वोल्टेज की इक्वेशन है, कोई वोल्टेज नहीं है। 141.4 साइन 157t ये वोल्टेज का इक्वेशन है। क्या करो, ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके मैक्सिमम वोल्टेज निकालो, मैक्सिमम वोल्टेज से आरएमएस वोल्टेज निकालो, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जो हम वोल्टेज यूज करते हैं वो आरएमएस वोल्टेज होता है, ना कि मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। ये इनिशियली आपको करना पड़ेगा, भले ही आप कोई भी मेथड का यूज करो, आपको वोल्टेज की इक्वेशन को कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे given that V equal to 141.4 sin of 157t। देखो ये गिवन इक्वेशन है वोल्टेज का, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, तो हम यहां लिख लेंगे कंपेयर इट विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे? वोल्टेज का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? V इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, ये वोल्टेज का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, V इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। ये दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करने से क्या समझ में आ रहा है? दोनों को कंपेयर करने से ये समझ में आ रहा है कि Vm का वैल्यू हो गया 141.4 वोल्ट, ये Vm का वैल्यू हो गया, और ओमेगा का वैल्यू हो गया 157, ये देखो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें यहां पे कवर हो गई, हमें मैक्सिमम वोल्टेज भी मिल गया और ये ओमेगा भी हमें मिल चुका है, ठीक है। अब ये Vm, ये जो Vm है ना, ये है मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज से आपको पहले आरएमएस वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो चलो अब आरएमएस वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ VRMS का फार्मूला होता है Vm बाय रूट 2,
ये फार्मूला, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, हमने फार्मूले वाले वीडियो में सब बताए थे आपको। वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाय रूट टू, वी एम बाय रूट टू यानी 141.4 बाय रूट टू, तो इससे हमें वी आर एम एस मिल जाएगा। सो देयरफॉर वी आर एम एस यानी आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये क्या मिलेगा, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर का हम यूज करेंगे 141.4 डिवाइडेड बाय रूट टू, तो ये आ चुका है 99.984 वोल्ट वी आर एम एस मिल चुका है। ठीक है, अब इसको 100 वोल्ट मत करना, 100 वोल्ट करेंगे तो आंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। 99.984 जो आया है वही लिखना है। ठीक है, तो वी आर एम एस मिल गया, यानी जो हमें प्रॉब्लम में यूज करना है, करंट आई का फार्मूला होता है ना, जैसे V बाय जेड वगैरह, इसका मतलब जहां जहां पे भी हमें वोल्टेज V की जरूरत पड़ेगी तब हम ये वोल्टेज का यूज करेंगे, ना कि इसका यूज करेंगे। हमें इसी का यूज करना है VRMS। ठीक है, तो फाइनली ये हमने पहला स्टेज कर लिए जिसमें VRMS हमने फाइंड आउट कर लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, करंट I1 एंड I2, क्योंकि हमें पता है करंट I1 I2 को ऐड करने से हमें टोटल करंट मिलने वाला है। तो चलो करंट I1 I2 फाइंड आउट करेंगे। तो इधर सॉल्व कर लेंगे करंट I1 I2। सो नाउ अब करंट I1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो करंट I1 फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लगाओ V बाय Z1। करंट I1 के लिए V बाय Z1, क्योंकि करंट ये करंट I1 कहां से फ्लो हो रहा है, देखो ये करंट I1 ये फर्स्ट इंपेडेंस में से फ्लो हो रहा है। ये देखो फर्स्ट इंपेडेंस 6 + j8 ओहम, ठीक है ना, इसमें से फ्लो हो रहा है। और इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या रहेगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज V रहेगा। ये दोनों इंपेडेंसेस पैरेलल में है, अगर ये दोनों पैरेलल में है इसका मतलब दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज सेम रहेगा। जो यहाँ पे सप्लाइड वोल्टेज है वही वोल्टेज दोनों इंपेडेंसेस के अक्रॉस रहेगा, यानी दोनों इंपेडेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज है V, जो कि है 99.984। तो हम आसानी से I1 के लिए V बाय Z1 कर लेंगे। V है 99.984, ये है वोल्टेज, और इंपेडेंस Z1 है 6 + j8। तो ये करने से आपको करंट I1 मिल जाएगा। तो चलो I1 यहां फाइंड आउट करेंगे। सो I1 इक्वल टू, अब करंट जो आप फाइंड आउट करेंगे वो आप कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे, और आपको जो आंसर निकालना है वो एंगल के फॉर्म में निकालना है। जे के फॉर्म में आंसर मत निकालना, एंगल के फॉर्म में आंसर निकालना। तो उसके लिए हम कैलकुलेटर को पहले कॉम्प्लेक्स मोड में सेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में हमने ले लिया है। अब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैसे करना, अगर आपको कैलकुलेटर में वो नहीं आता है अगर आपको, तो एक काम करो, इसके पहले ऑलरेडी हमने काफी दिनों पहले एक वीडियो बनाए थे स्पेशल, जिसमें हमने पूरा डेडिकेटेड वीडियो, उसमें हमने पूरा बताए थे कि हाउ टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन कैलकुलेटर। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स के थ्रू कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैसे करना, एंगल के फॉर्म में या जे के फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो कैसे करना, वो वीडियो में बताए थे। वो आप वहां से जरूर से स्टडी कर लेना। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे अभी हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो क्या है 99.984 डिवाइडेड बाय 6 + 8i, और इसको हम एंगल के फॉर्म में आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर आ चुका है 9.998 एट एन एंगल ऑफ -53.13 एम्पियर। तो ये देखिए हमें करंट I1 मिल चुका है। करंट I1 ब्रांच 1 में से फ्लो होने वाला करंट I1, फर्स्ट ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट I1। वैसे भी यहां लिखा है ना, फाइंड द 2 ब्रांच करंट्स, दोनों ब्रांच करंट्स में से फ्लो होने वाला करंट I1 I2 फाइंड आउट करना है। तो पहले ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट मिल गया। बिल्कुल ऐसा ही दूसरे ब्रांच में से भी फ्लो होने वाला करंट निकालो। तो हम यहां लिख लेंगे I2, फार्मूला रहेगा V बाय Z2। इसके पहले V बाय Z1 था, अब V बाय Z2 रहेगा, क्योंकि हमने आपको कहा था दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज सेम है। तो हम यहां लिख लेंगे 99.984 डिवाइडेड बाय Z2 है 3 - j4। तो फाइनली आपको करंट I2 यहां मिलने वाला है। तो हम यहां लिख लेंगे 3 - 4i। तो ये एंगल के फॉर्म में हम लिखेंगे 19.996 एट एन एंगल ऑफ, एंगल सेम है 53.13 एम्पियर। ठीक है, लेकिन एंगल इस बार प्लस में है। तो I1 I2 हमें मिल चुका है, करंट I1 I2 हमें मिल चुका है। देखिए 2 ब्रांच करंट्स जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था इनडायरेक्टली, सेकंड वाला बिट ये वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, मतलब ये I1 ये I2 ये फाइंड आउट हो गया।
अब बस ये दोनों को ऐड करो तो टोटल करंट मिल जाएगा। तो चलो फाइनली I1 I2 को ऐड करेंगे, टोटल करंट निकालेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना आपको? चलो एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इस टाइप के प्रॉब्लम जो है काफी लंबे होते हैं, तो आपको बिल्कुल सोच समझ के सॉल्व करना है, पूरे प्लानिंग के साथ सॉल्व करना है, आपको गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलो अब हम टोटल करंट निकालते हैं। तो नाउ टोटल करंट, टोटल करंट आई टी बोलो या ओनली आई बोलो। टोटल करंट आई टी इक्वल टू I1 प्लस I2, बस I1 I2 को ऐड करो। सो देयरफॉर टोटल करंट आई टी इक्वल टू I1 क्या है 9.998 एट एन एंगल ऑफ -53.13 प्लस नेक्स्ट है 19.996 एट एन एंगल ऑफ 53.13। यहाँ पे भी आपको कॉम्प्लेक्स मोड का यूज़ करना है, टोटल करंट आपको मिलने वाला है। तो चलो हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो ब्रैकेट में 9.998 एट एन एंगल ऑफ -53.13 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 19.996 एट एन एंगल ऑफ 53.13। तो ये आ चुका है 19.693 एट एन एंगल ऑफ 23.962 एम्पियर। तो ये हमें क्या मिला है, ये हमें टोटल करंट मिल चुका है। जो टोटल करंट की हमें जरूरत थी वो टोटल करंट हमें मिल चुका है। वैसे भी टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द टोटल करंट। तो टोटल करंट हमने निकाल लिए हैं। और टोटल करंट हमने क्यों निकाले, टोटल करंट का यूज करके हम क्या करने वाले थे? तो टोटल करंट से हमें टोटल पावर फाइंड आउट करना है, पावर से हमें एनर्जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, जब टोटल करंट निकाल लिए हैं तो पावर फैक्टर भी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां लिखा है फाइंड द टोटल करंट एंड इट्स पावर फैक्टर। पावर फैक्टर भी निकाल लेते हैं ना, तो हम यहां लिख लेंगे पावर फैक्टर। एक दो लाइन में सॉल्व हो जाएगा। पावर फैक्टर यानी कॉस फाई। ठीक है ना, तो कॉस फाई, कॉस ऑफ ये फाई देखो क्या है 23.962, कॉस ऑफ 23.962 कर लो। तो हम यहां लिख लेंगे, कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए, 23.962। तो ये हो जाएगा 0.9138। ये हमें पावर फैक्टर पीएफ हम यहां, और इसके सामने आपको ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है कि ये लैगिंग है या लीडिंग है। ये देखो, ये जो करंट, टोटल करंट का जो एंगल था 23.962, हमने इसी का यूज किया है, कॉस ऑफ दैट एंगल कर लो। ठीक है ना, कॉस ऑफ दैट एंगल, तो ये मिला। और ये जो टोटल करंट का एंगल है वो प्लस में है, एंगल प्लस में है मतलब करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, तो हम यहां पे लिख लेंगे लीडिंग। ये लिखना कंपलसरी है। अगर आपने पावर फैक्टर के सामने लीडिंग या लैगिंग अगर आपने नहीं लिखे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए लिखना कंपलसरी है। और आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। देखो टोटल करंट का एंगल प्लस में है इसलिए लीडिंग, अगर एंगल माइनस में होता तो लैगिंग, ऐसा हमने लिखे होते। लिखना कंपलसरी है, पावर फैक्टर के आगे लीडिंग या लैगिंग वो लिखना कंपलसरी है। तो फाइनली हमने टोटल करंट फाइंड आउट कर लिए, पावर फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, टू ब्रांच करंट्स भी फाइंड आउट कर लिए, सब हो गया। बस क्या रह गया, एनर्जी कंज्यूम। और एनर्जी के लिए क्या चाहिए, हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था आपको, एनर्जी के लिए पावर चाहिए। तो चलो अब पहले पावर निकालते हैं, एक्टिव पावर। पावर निकालने का फार्मूला बताए थे आपको। सो नाउ पावर को P से शो करेंगे, एक्टिव पावर P इक्वल टू क्या फार्मूला बताए थे, मॉड ऑफ V इंटू मॉड ऑफ I इंटू कॉस फाई। ये फार्मूला बताए थे, मॉड ऑफ V मॉड ऑफ I इंटू कॉस ऑफ फाई। अब बस सभी का वैल्यू पुटअप करो। सो मॉड ऑफ V यानी V का मैग्नीट्यूड वो क्या था 99.984, ठीक है, इंटू I का मैग्नीट्यूड देखो 19.693, ठीक है, कॉस ऑफ फाई है 0.9138, ठीक है। चलो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो ये आ चुका है 1799.258, इसका यूनिट रहेगा वैट। तो हमने पावर P फाइंड आउट कर लिया है, देखो 1799.258 वैट आया है। देखो हमने, अगर आपने प्रॉपर्ली चेक किए अगर, तो हमने स्टार्टिंग से जो भी सॉल्व किए हैं राउंड अप कुछ भी नहीं किया है। देखो अगर आपको पहले स्लाइड में अगर बताएं, देखो पहले स्लाइड में यहाँ पे सबसे पहले हमने जो वोल्टेज निकाले वो 99.984 निकाले।
आप चाहे तो इसको 100 लिख सकते थे। अगर आपने यहाँ 100 लिखे तो यहाँ पे करंट आए, जैसे 9.998 आया, तो अगर आपने 100 लिखे तो यहाँ पे डायरेक्टली 10 आएगा और यहाँ पे डायरेक्टली 20 आएगा। तो आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। आप एक बार अपने कॉलेज के लेक्चरर को पूछ लेना कि ऐसा चलेगा या इसको राउंड अप कर ले। अगर वो बोल रहे हैं तो आप इसको 100 कर लो, इसको 10 कर लो, इसको 20 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर वो बोल रहे हैं तो, ठीक है ना। तो अगर आप इसको राउंड अप कर लेंगे तो फिर आगे चल के देखो ये भी लगभग जो आंसर आएगा ना, ये 1799 वाला, ये डायरेक्टली 1800 आ जाएगा। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1800 वैट। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। आप इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.8 किलोवाट ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पावर हो गया, पावर हमने फाइंड आउट कर लिए। आप चाहे तो 1799 पॉइंट ऐसा लिखो, या तो आप इसको किलोवाट के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं 1.8 किलोवाट भी ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। और अगर आपको ये वाले फॉर्म में चलना है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.799 ऐसा 1.799 किलोवाट। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो 2-3 तरीके बता दिए, सब बता दिए आपको। अब आपको कौन सा भी यूज करना है, चॉइस आपकी है, देखो, ठीक है। 1799 को 1.799 किलोवाट लिखो, या तो 1800 वैट को 1.8 किलोवाट ऐसा लिखो, ठीक है। तो पावर हमने फाइंड आउट किए, लेकिन पावर से हमें क्या करना है, क्वेश्चन में पावर फाइंड आउट करने को कहा है क्या, नहीं। लेकिन पावर हमने क्यों निकाले, क्योंकि हमें एनर्जी फाइंड आउट करना है ना। हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला। सो नाउ एनर्जी, अब एनर्जी का फार्मूला यूज करो। एनर्जी को ई से शो करेंगे, फार्मूला है पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। सो पावर है यहाँ पे 1.8 किलोवाट है, ठीक है, 1.8 किलोवाट है। तो आप चाहे तो किलोवाट के फॉर्म में लिखो या तो वैट के फॉर्म में लिखो। चलो पहले वैट के फॉर्म में लिखते हैं। 1800 वैट इंटू टाइम कितना है, 6 आवर। टाइम कितना है, 6 आवर है। तो बस यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, तो ये आ जाएगा 10800 और इसका यूनिट रहेगा वैट आवर। क्या रहेंगे, वैट आवर। अगर आप इसको किलो के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 10.8 किलोवाट आवर। ये देखिए, तो एनर्जी ये हमने फाइनली फाइंड आउट कर लिए। किलोवाट आवर के फॉर्म में लिखते जाओ, ठीक है ना। आप वैट आवर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन किलो के फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। बस आपको पॉइंट जो है वो यहाँ पे सेट करना होता है और आसानी से आप 10.8 किलोवाट आवर ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज अवर रिक्वायर्ड एनर्जी। क्वेश्चन में जो एनर्जी फाइंड आउट करने की बात हो रही थी वो हमने फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब हमने ये तीनों बिट्स सॉल्व कर लिए और प्रॉब्लम फाइनली यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आया प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व किए। चलो आपको स्टार्टिंग से पूरा एक बार रिवाइज करा के देते हैं ताकि अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। तो इसको 2 स्लाइड में हमने सॉल्व किया है। ये देखो, ये था फर्स्ट स्लाइड। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, देखो यहाँ पे सर्किट डायग्राम जो हमने ड्रॉ की, सर्किट डायग्राम का कोई इंपॉर्टेंट रोल कॉल नहीं है एग्जाम में। आप चाहे तो ड्रॉ करो, चाहे तो आप उसको इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन पार्ट और जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने गिवन डाटा लिखे, टू फाइंड लिखे और हमने सबसे पहले स्टार्ट करते समय वोल्टेज का जो गिवन इक्वेशन था उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किए। मैक्सिमम वोल्टेज और ओमेगा निकाले, मैक्सिमम वोल्टेज से आरएमएस वोल्टेज निकाले और हमने I1 I2 फाइंड आउट किए। I1 हमने V/Z1 से निकाले, I2 V/Z2 से निकाले। फिर यही I1 I2 को हमने ऐड किया है अगले स्टेप में, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड का हो गया, इसका अब यहाँ पे कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं। तो I1 I2 जो इसके पहले फाइंड आउट किए थे हमने बस उसको ऐड करना है। I1 I2 को हमने ऐड किए, टोटल करंट मिल गया। टोटल करंट का यूज करके टोटल पावर फैक्टर फाइंड आउट किए और उसके बाद हमने टोटल पावर निकाले। टोटल पावर के बाद हमने एनर्जी फाइंड आउट किए बाय यूजिंग द फार्मूला पावर इनटू टाइम और ये हमें एनर्जी मिल गया और इस तरह से फाइनली ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने आपको स्टार्टिंग में एक और फार्मूला, एक और तरीका बताए थे सॉल्व करने का कि आप टोटल इंपेडेंस भी निकाल सकते थे। तो अगर आपको टोटल इंपेडेंस निकालना है तो आप उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। उससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जो आपने सॉल्व किए हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं। क्या करना उसके लिए, उसके लिए टोटल इंपेडेंस निकालना ZT, टोटल इंपेडेंस से टोटल करंट निकालना, टोटल करंट, वो टोटल करंट और ये टोटल करंट को कंपेयर करना। आपको पता चल जाएगा जो आपने ये सॉल्व किया है वो करेक्ट है कि नहीं। लेकिन वो क्रॉस चेकिंग वाली स्टेप्स है, वो आप रफ में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे टोटल इंपेडेंस फाइंड आउट करने की बात किया होता तो हमने टोटल इंपेडेंस की स्टेप शो किए होते, लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमने ये सिंपल वे से सॉल्व किया है और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है ऑलरेडी 2 बार, तो ऐसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये था
एसी सर्किट्स ये यूनिट का आज का लेक्चर नंबर 59। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इसके जितने प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी प्रॉब्लम्स आपको स्टडी करना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।